वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं आतिफ आलम खान आप लोगों को भारतीय इतिहास पढ़ा रहा था और लास्ट टाइम पर हम लोगों की बातचीत जो है नंदवंश पर चल रही थी और नंदवंश में हमने देखा था कि नंदवंश में किस प्रकार महापद्मानंद एक शक्तिशाली शासक था और इसी वंश का नौवां शासक जो था वो था घनानंद। और घनानंद के समय में ही भारत पर आक्रमण हुआ था सिकंदर का। सिकंदर महान राजेंद्र सिकंदर, जो जब कभी हम बात करते हैं तो विश्व विजेताओं में उसका नाम आता है सबसे ऊपर। हमारे यहाँ विश्व हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो 4 ही ऐसे लोग हुए हैं जो विश्व विजेता की सीरीज में जाते हैं, जिनमें सबसे पहला स्थान आता है सिकंदर का, है ना। तो ये जो सिकंदर है ना, ये सबसे ऊपर जाते हैं। सिकंदर महान। दूसरी बात होती है तो सेकंड स्थान का नाम आता है चंगेज खान और तीसरे स्थान का नाम आता है तैमूरलंग और फोर्थ स्थान आता है महमूद गजनवी। ये 4 विश्व विजेता है। ये चारों क्या है? विश्व विजेता। और इन विश्व विजेताओं में सबसे ऊपर नाम आता है सिकंदर का। सिकंदर वो व्यक्ति था जिसने 1/3 पृथ्वी को जीत लिया था, यानी पृथ्वी का 1/3 पार्ट उसने जीत लिया था अपने अभियानों से और 1/4 पार्ट जीतने को रह गया था। यानी आप ये कहें कि इतना भाग पृथ्वी का क्या कर लिया था सिकंदर महान ने जीत लिया था। ये भाग जीतने के लिए रह गया था वही सिकंदर। जो हमारे यहाँ नंदवंश का शासक चल रहा था घनानंद, उसके समय में उसका भारत में आगमन हुआ, एक अभियान हुआ 336 ईस्वी में। लगभग काफी टाइम तक वो यहाँ रहा और उसके अभियान सफल नहीं हो पाए। हमारे यहाँ के नंदवंश के अंतिम राजा घनानंद ने इसके अभियानों को सक्सेस नहीं होने दिया। अभी उस पर बात करेंगे किस प्रकार घनानंद ने इसको रोका। तो ये विश्व विजेता हो जाता है। दूसरा नाम आता है मंगोलिया का रहने वाला, ये बेबीलोन का शासक था सिकंदर। ये मंगोलिया का रहने वाला चंगेज खान, है ना। ये जो है मंगोलिया से निकला और इसने रूस, माइनर एशिया इधर बहुत ज्यादा छाप छोड़ी थी, तो इसका सेकंड नंबर आता है। लेकिन इसका इतिहास बहुत ज्यादा बर्बर है ना, इसने बहुत ज्यादा बर्बरताएं दिखाई हैं, इसके लिए इस पर थोड़ा सा अभद्र रूप में देखा जाता है। सिकंदर जो है वो फेयर देखा जाता है, उसके अभियान अच्छे अभियानों में माने जाते हैं। इनके बाद तीसरा स्थान आता है तैमूरलंग का। ये तुर्की का शासक था तैमूरलंग। इसका नाम तैमूर है, एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसके नाम के साथ क्या लग गया है? लंग में जुड़ गया, वैसे मोस्टली नाम उसका तैमूर है। तो ये तीसरा विश्व विजेता माना जाता है। और चौथा विश्व विजेता माना जाता है महमूद गजनवी। वही महमूद गजनवी जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, यानी भारत को 17 बार लूटा महमूद गजनवी ने। और विश्व में इसका 4th स्थान आता है बड़े साम्राज्यों। इन चारों की सल्तनत या मैं कहूँ चारों का साम्राज्य बहुत बड़ा था ये विश्व विजेताओं के रूप में। तो बात करते हैं सिकंदर महान की। हमारे यहाँ वंश चल रहा था नंदवंश और नंदवंश का जो शासक था वो था घनानंद। और इस घनानंद के समय में भारत पर आक्रमण हुआ सिकंदर महान का। और इसकी डेट है 326 BC। तो भारत में सिकंदर का आगमन हुआ 326 BC में। घनानंद गद्दी पर बैठे हुए थे उस समय हमारे राजा के रूप में। इसी अभियान की सूचना देने के लिए एक व्यक्ति, उनको आप जानते हैं चाणक्य के नाम से, है ना। उनका नाम चाणक्य, उनको लोग विष्णु शर्मा बोलते हैं, उनके और भी बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से को जाना जाता है। चाणक्य नीति उन्हीं की देन मानी जाती है। तो ये व्यक्ति थे चाणक्य। ये चाणक्य ये उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे और जितने भी अभियान हमारी तरफ हुए, यानी मैं कहूँ मोस्टली जितने भी भारत पर विदेशी आक्रमण होते हैं
वो सारे विदेशी आक्रमण भारत पर किधर से हुए, सारे इधर से हुए इस क्षेत्र से, क्योंकि इधर तो द ग्रेट हिमालय, तो इधर से तो आक्रमण होगा ही नहीं। मोस्टली हमारे यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आए हो या वो प्राचीन काल में यमन आए हो, यूनानी जिनको हम बोलते हैं, चाहे वो शक आए हो, चाहे सीथियम, प्रहलाद, पार्थियन, कुषाण, सबके आने का रास्ता यही है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के लोग हमारे यहाँ आए, फिर हमारे यहाँ मुगल लोग आए, सबके आने का रास्ता यही है, क्योंकि इधर से तो ग्रेट हिमालय हमारी हिफाजत करे हुआ है, नीचे पानी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ बे ऑफ अरब है और एक तरफ हिंद महासागर है, तो इधर से तो कोई हमें प्रॉब्लम सी नहीं थी। जितने भी आक्रमण होंगे बाहरी वो सारे हमारे पश्चिम उत्तर की तरफ से होंगे, तो इधर से आगमन हो रहा है किसका, सिकंदर का, और उधर ही पड़ेगा हमारा तक्षशिला। ये तक्षशिला प्राचीन समय का, प्राचीन काल का या उस समय का प्राचीन समय का शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र था। और ये शिक्षा का जो केंद्र था ना, यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी एक तरीके से मान लो ट्रेनिंग आर्मी की। तो वहीं से निकले आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ने सोचा इससे पहले भारत की सीमा में घुसे सिकंदर, मैं इसकी सूचना जाके दे दूं किसको, घनानंद, और इस उद्देश्य से तक्षशिला से वो पहुंच रहे घनानंद के दरबार में। अब चाणक्य जो थे एक आचार्य थे, उनका वेशभूषा, वस्त्र सब उसी प्रकार का था, और यही वो समय था जब घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया भरे दरबार में। यानी वो अवगत कराने आए थे कि हमारे ऊपर एक विषम परिस्थिति आ रही है और सिकंदर का अभियान चलने वाला है, तो आप जागरूक हो जाए, शासन व्यवस्था मजबूत कर लें, प्रशासन मजबूत कर लें। लेकिन घनानंद ने कहा अब एक भिक्षु, एक ब्राह्मण मुझे आगे समझाएगा कि सत्ता कैसे चलानी है, क्योंकि ये शूद्रवंश था और ये शूद्रवंश में नंदवंश, और नंदवंश मैंने आपको बताया था भारत का शूद्रवंश था। तो बोले आप एक पंडित आके या एक भिक्षु आकर या एक आचार्य आकर मुझे समझाएगा शासन की व्यवस्था कैसी होती है। इस बात को लेकर इन्होंने इनका बहुत अपमान किया, और इसी अपमान में चाणक्य ने ये प्रण लिया कि जब तक मैं इस भारत की गद्दी पर एक योग्य व्यक्ति को न बैठा दूं तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। और चाणक्य ने दरबार में ही घनानंद से कहा कि मैं तुझे तेरे साम्राज्य सहित क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। अब ये कहना और हटाना दोनों बातें अलग अलग हैं। अब ऐसा कहकर चाणक्य तो चले आए और गद्दी पे बैठा हुआ था घनानंद। घनानंद बहुत मजबूत शासक था, इतना मजबूत शासक था कि उसकी प्रशासन व्यवस्था बहुत मजबूत थी, क्योंकि ऊपर से चले आ रहे राजा से उसको मजबूती मिल रही है ना। महापद्मानंद बहुत महान कलिंग को जीत के गया पहली बार, उसके बाद अन्य राजा ऐसे करके 9वां राजा आए, तो ये बहुत मजबूत बने बने साम्राज्य पर बैठा है। इसने सिकंदर के अभियान को विफल कर दिया। क्या कर दिया? विफल। अब जब सिकंदर का अभियान विफल हो गया तो घनानंद की ख्याति और ज्यादा फेमस हो गई। घनानंद और ज्यादा फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया कि देखो मैं अपने क्षेत्र को किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाने में सामर्थ्य रखता हूँ, और जब तक मैं राजा के पद पर हूँ मेरी सीमा में, मेरे क्षेत्र विशेष में कोई भी बाहरी व्यक्ति एंट्री नहीं ले सकता। इस बात को लेकर इसमें और ज्यादा अहंकार पैदा हो गया। इसी अहंकार के बीच घनानंद ने डिसीजन मेकिंग किया कि जनता से अधिक कर वसूला जाए। अधिक से अधिक कर, या आप कह सकते हो टैक्स, और उस टैक्स में जनता दुखी होने लगी घनानंद से। क्योंकि आप देखो बहुत सारे आज भी हमारे परिवार ऐसे मध्यम वर्ग वाले जो सरकार की इसी बात से परेशान रहते हैं कि सरकार टैक्स बढ़ा रही, सरकार ने जो टैक्स बढ़ा दिया, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। अब सरकार जो आपसे टैक्स ले रही है इसी के लिए तो फैसिलिटीज दे रही है। ये जो विकास हो रहा है सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? हम और आप जो टैक्स के रूप में, राजस्व के रूप में जमा करते हैं, यही सरकार का सोर्स ऑफ इनकम है, और उसी से वो हमारे लिए नीतियां बनाती है। तो राजा ये कह रहा है इस जनता से ही अधिक से अधिक टैक्स ले लो और फिर ये कहो कि हम तुम्हें इसमें फैसिलिटीज देंगे, सिक्योरिटी देंगे। तो जनता परेशान हो गई घनानंद से, और जनता इस बात पर कि हमसे टैक्स लिया जा रहा है राजा से रुष्ट हो गई। और जब वो राजा से रुष्ट हो गए लोग तो वो षड्यंत्र करने लगे। लेकिन राजा बहुत मजबूत है, षड्यंत्र चलेगा नहीं, किसी का सबको टैक्स देना पड़ेगा। तो लोग परेशान होकर लोग कहने लगे कोई तो ऐसा होगा जो आगे चलकर हमें घनानंद के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा, कोई तो मुक्तिदाता होगा। इधर चाणक्य
अपने अपमान का बदला लेने के लिए चल रहे हैं। अब चाणक्य अपमान का बदला लेने चले, मैंने आपको बच्चों मगध पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो बताया था नीचे चलते पढ़ती है विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं, है ना, इनको बोलते हैं विंध्य की पर्वत श्रृंखलाएं। मगध जो था वो शिक्षौर था ना, नीचे से विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं, ऊपर गंगा नदी, एक तरफ चंपा नदी, एक तरफ सोन नदी बीच के, तो ये था मगध। मगध की तो राजा है गणानंद। तो अब ये जा रहे हैं और नीचे विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं के पास से होकर गुजर रहे हैं जंगली एरिया से। वहां पर इनको एक खेल खिलाता हुआ, यानी आप कह सकते हो खेल दिखाने वाला दिखा। खेल दिखाने वाले, जैसे हमारे आते हैं ना खेल दिखाने वाले, अब देखो लड़की एक रिंग में से निकलेगी, अब देखो रस्सी पर चलेगा बच्चा। तो ये जो खेल होते हैं ना, हमारे यहाँ लोग आते हैं बाहर दिखाते हैं, लोग भीड़ जमा हो जाती है, ऐसे वहां पर एक खेल दिखाने वाला खेल दिखाना था। उसी खेल का नाम था राजकीलम। कुछ लोग कहते हैं, कुछ किताबें कहती हैं कि राजकीलम उस बच्चे का नाम था जो बच्चा खेल दिखा रहा था। हालांकि उस बच्चे का नाम राजकीलम नहीं था, उस खेल का नाम राजकीलम था जो वो खेल दिखा रहा था। तो इस राजकीलम के खेल में चाणक्य भी रुक गए हैं। और जब चाणक्य भी यहीं रुक गए तो इन चाणक्य ने भी खेल देखा, और इसी खेल में इनकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ गई। छोटा सा ये छोटा बच्चा वो था जो खेल दिखा रहा था। उस खेल का नाम था राजकीलम। ये खेल दिखा रहा था। इसी खेल में रस्सी पर चलना, ना रिंग में से निकलना, फायर ऑफ रिंग में से निकलना, और भी बहुत सारी कलाएं होती हैं। तो जब पहली बार चाणक्य ने देखा तो चाणक्य ने देखा कि छोटा सा बच्चा जिसका माइंड इतना कॉन्सेंट्रेट है कि वो अपने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से भेज देता है। अगर इस बच्चों को शिक्षा दिलाई जाए तो ये आगे किस किस लक्ष्य को भेज सकता है। इस उद्देश्य से चाणक्य ने उस खेल दिखाने वाले से इस बच्चे को खरीद लिया। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भारत में दास प्रथा बहुत पहले से चल रही थी। दास खरीदे जाते थे, दास बेचे जाते थे, महिलाएं खरीदी जाती थी, महिलाएं बेची जाती थी दास के रूप में, बोलते थे दासी। तो दास के रूप में यानी गुलाम के रूप में महिलाएं, लड़कियां, बुढ़े, जवान, बच्चे सब बिकते थे, है ना। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी। तो उसने चाणक्य ने उस बच्चे को खरीद लिया। आज इस बच्चे को मुझे बेचते हो तो बोलते कि हम बेच देंगे, आपको करसापड़ देना पड़ेगा 1000। तो चाणक्य ने इस बच्चे को कितने में खरीदा? 1000 करसापड़। तो चाणक्य ने उस राजकीलम खेल दिखाने वाले बच्चे को कितने रुपए में खरीदा था? 1000 करसापड़। अर्थात उस समय की मुद्रा का नाम करसापड़। उस समय मुद्रा चलती थी पण, करसापड़, मासक और कांपड़ी। 4 प्रकार की मुद्राएं चलती थी, चांदी की और तांबे की। चांदी की 2 मुद्राएं होती थी, एक होता था पण और एक होता था करसापड़। यानी 1000 चांदी के करसापड़ देकर चाणक्य ने उस बच्चे को खरीद लिया, और खरीद कर वो इस बच्चे को अपने साथ ले आए तक्षशिला। कहाँ ले गए? तक्षशिला। और तक्षशिला ले जाकर इस बच्चे को 7-8 वर्षों तक शिक्षा दीक्षा दी। धनुर्विद्या, तीरंदाजी, घुड़सवारी, सारी शिक्षाएं दी। अब ये देखो किस प्रकार चाणक्य ने प्रण लिया था कि मैं राजा गणानंद, तो किस प्रकार चाणक्य ने एक जो प्रण लिया था और एक धैर्य के साथ अपने उस प्रण पर बने रहे, वो टिके रहे ना। जो हमारे बच्चे चाहते हैं कि 2 महीने पढ़ के सिलेक्शन ले लें। किसी भी टारगेट को, किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए समय लगता है। सिलेक्शन कभी भी ऐसे नहीं हो जाता कि आप 2 महीने पढ़े, 3 महीने पढ़े सिलेक्शन हो जाए। हाँ, कभी कभी कुछ बच्चों का हो जाता है, गॉड गिफ्टेड होते हैं, या 22 लाख मान लो कि हो गया। वरना सिलेक्शन के लिए एक समय निर्धारित होता है और एक तैयारी होती है। आपको लगभग कम से कम 1 ईयर का टाइम देना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कंपटीशन क्या है। तब आप बच्चे का आए 3 महीने पढ़ा, 2 महीने पढ़ा और चले गए, इस तरह सिलेक्शन नहीं होते। सिलेक्शन के प्लान वे में पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। वही प्लान वे चाणक्य ने यूज किया। चाणक्य ने एक बच्चे को जो नासमझ था, इतना मैच्योर नहीं था, उसको खरीद कर इसको शिक्षाएं दी
और शिक्षाएं दीक्षाएं देकर इसको योग्य बनाया, बलशाली बनाया, ताकतवर बनाया। और यही बच्चा आगे चलकर किस नाम से जाना गया? चंद्रगुप्त। किस नाम से जाना गया? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाएगा यही बच्चा। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, इस चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दी थी चाणक्य ने। तो अब ये चंद्रगुप्त मौर्य जब समझदार हुआ तो चाणक्य ने अब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर उसी मगध पर अटैक करने के लिए योजना बनाई। और अब चाणक्य ने कहा अब वो समय आ गया जो मैंने वचन दिया था गणानंद को कि मैं तो ये तेरे सामने से हटा दूंगा, अब मैं उस वचन को पूरा करूंगा। और ये लेकर आ गए इसको कहा? मगध। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य मगध पहुंचे चाणक्य के साथ। अब जब ये मगध पहुंचे तो मगध का राजा घनानंद जो कि मौजूद है, लेकिन इस समय जनता और परेशान हो चुकी है इससे। जनता खुद ढूंढ रही है कोई आ जाए जो मुक्तिदाता हो। उस समय चाणक्य ने जनता को यह आश्वासन दिया कि तुम्हें घनानंद के अत्याचारों से कोई बचा सकता है तो वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस प्रकार जनता ने चंद्रगुप्त मौर्य को समर्थन दिया। तो जनता, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य इन तीनों ने मिलकर एक रणनीति बनाई और फिर युद्ध शुरू किया घनानंद के साथ। और जब घनानंद के साथ युद्ध शुरू किया तो उस युद्ध में जो था घनानंद बहुत ताकतवर था। और घनानंद को हराना इतना आसान थोड़ी है कि आप आओ और घनानंद को हराओ और चले जाओ। घनानंद बहुत पावरफुल व्यक्ति है, जनता का वो फौरन दमन कर सकता है किसी विद्रोह का, इतनी पावर अपने आप में रखता है घनानंद। लेकिन फिर भी इन लोगों ने रणनीति बनाई और रणनीति बनाकर एक प्रोग्राम सेट किया युद्ध करने की। घनानंद को जब इस बारे में पता चला इस विषय में, तो घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध के लिए आने दिया, मतलब वेट किया, उसने होल्ड किया। और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, जिसको हम राजगिरह भी बोलते हैं, वही राजगिरह है, वही पाटलिपुत्र है, वही गिरिविजय, जैसे आक्रमण किया घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य को हरा दिया, पराजित कर दिया। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पराजय थी घनानंद से। इससे ये पता चलता है कि राजा मजबूत है, घनानंद कमजोर नहीं है। अब इसी हार को अलग अलग उसमें किदवंतियों के रूप में दिया गया। जैसे एक बूढ़ी माँ एक छोटे बच्चे से कहती है कि बेटा खीर को कभी भी, गरम खीर को कभी भी बीच से नहीं खानी चाहिए, उंगली जल जाती है। हमेशा खीर को प्याले में साइड से खानी चाहिए। कैसे खानी चाहिए? साइड से खानी चाहिए। और जब साइड से आप उसकी खीर को खाओगे तो आपकी फिंगर भी नहीं जलेगी और आप खीर का टेस्ट भी लो, खीर भी खा लोगे। इसी प्रकार को एक माता के द्वारा बताया गया है कि एक माता ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा कभी भी गर्म रोटी, कैसी रोटी? गर्म रोटी, कभी भी गर्म रोटी को बीच से नहीं पकड़ते। अगर आप गर्म रोटी को बीच से पकड़ोगे तो हाथ जल जाएगा। अर्थात इन किदवंतियों से चंद्रगुप्त मौर्य को समझाया गया कि कभी भी राजा की राजधानी के बीच में अटैक नहीं करते। किसी भी राजा को कमजोर बनाने के लिए पहले उसके आउटर एरिया जीतते हैं, है ना, आसपास के क्षेत्रों को जीतते हैं। और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात समझ में आ गई कि डायरेक्ट राजधानी पर अटैक करना एक गलती है, मिस्टेक है। और फिर चाणक्य के साथ मिलकर दोबारा उसने घनानंद के छोटे छोटे एरियो पर आक्रमण करना शुरू किया, उनको विजय किया। और जब वो छोटे छोटे आक्रमणों में सफल हुआ तब फिर जाकर उसने फाइनली घनानंद के साथ युद्ध किया। और इस युद्ध में अब की बार घनानंद जो था, तो यहाँ पर युद्ध शुरू हुआ किसके बीच? घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य। और इस युद्ध में फाइनली निर्णायक युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर दिया और इस प्रकार गद्दी पर आ गए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और जो पीछे से चला रहा एक वंश था नंद वंश, इस नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा मौर्य वंश। और इसके बाद हम आगे की क्लास में पढ़ाएंगे तो उसमें बात करेंगे मौर्य वंश में ना। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर हम देखेंगे किस प्रकार राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में, या मैं कहूँ मगध में, एक नए एम्पायर मौर्य साम्राज्य की नींव को रखा। ओके, थैंक यू।